सब मेंडलिस ने क्या चेक करके एलिमेंट अरेंज किया था? एटॉमिक मास चेक करके एलिमेंट को क्या किया उसने? अरेंज किया हुआ है ना, और वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा हुआ है। दैट मीन्स जिसका एटॉमिक मास कम है वो पहले आएगा, जिसका एटॉमिक मास ज्यादा है वो बाद में आएगा, है ना। तो कुछ कुछ जगहों पर जब मेंडलिस ने अपना पीरियोडिक टेबल दिया, कुछ कुछ जगहों पर कुछ एलिमेंट को लेकर के, उनकी पोजीशन को लेकर के वो कुछ कंफ्यूज हो गया। रख तो दिया है बट प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे हो कि ऐसा रखने की मेन वजह क्या है। आप समझना इस चीज को, मेरा पॉइंट क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैं कौन से एलिमेंट की पोजीशन की बात कर रहा हूं? कोबाल्ट एंड निकल की। किसकी बात कर रहा हूं? कोबाल्ट एंड निकल। कोबाल्ट का एटॉमिक मास है 58.69 और निकल का है 58.93। आई थिंक सो मैं सही बोल रहा हूं। कोबाल्ट का 58.69 नहीं सॉरी 58.93 है। कोबाल्ट का एटॉमिक मास है 58.93 एंड निकल का है 58.69। समझ आ रहा है? ये एटॉमिक मास है दोनों का। तो अगर आप दोनों के एटॉमिक मास को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो उनका होल नंबर जो है, होल नंबर समझते हो ना आप, डेसिमल के पहले वाला जो नंबर है वो नंबर सेम है। वो नंबर क्या है? खाली डिफरेंस कहां पर आ रहा है? डेसिमल पॉइंट के बाद वाले में, है क्या नहीं? इसका 0.93, इसका 0.69 है। तो अगर मैं डेसिमल पॉइंट भी कंसीडर करता हूं, डिजिट को कंसीडर करता हूं डेसिमल पॉइंट के बाद, तो आप देख करके बताओ किसका एटॉमिक मास कम है और किसका एटॉमिक मास ज्यादा है? बोलो बोलो। निकल का एटॉमिक मास कम है और कोबाल्ट का क्या है? ज्यादा है ना। तो निकल का एटॉमिक मास कम है तो अकॉर्डिंग टू मेंडलिस थियरी पहले क्या आना चाहिए? निकल आना चाहिए। अच्छी बात है। और बाद में क्या आना चाहिए? कोबाल्ट आना चाहिए। पहले क्या आना चाहिए? निकल, और बाद में क्या आना चाहिए? लेकिन आपको पता है मेंडलिस ने क्या किया? पहले कोबाल्ट को रखा और फिर निकल को रखा। पहले किसको रखा और फिर किसको रखा? तो बाकी साइंटिस्ट लोग ने गो थ्रू किया, अरे आप अपनी खुद की थियरी को कॉन्ट्रेडिक्ट कर रहे हो। आप जो बोल रहे हो आप उसके अकॉर्डिंगली जा ही नहीं रहे हो, राइट ना। आपके थियरी के अकॉर्डिंगली जिसका एटॉमिक मास कम है वो पहले आना चाहिए, जिसका एटॉमिक मास ज्यादा है वो बाद में आना चाहिए। अकॉर्डिंग टू कोबाल्ट और निकल के एटॉमिक मास को हम कंपेयर करें तो निकल का एटॉमिक मास कम है, कोबाल्ट का एटॉमिक मास क्या है कि नहीं? तो पहले क्या आना चाहिए? निकल, बाद में क्या आना चाहिए? लेकिन आपने क्या किया? पहले कोबाल्ट रखा और फिर, तो मतलब यहां पर आपने अपने ही लोगों क्या कर दिया है? कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। आपने जो बोला आप उसी को आप मतलब गलत कर रहे हो। आप थियरी में बोल कुछ और रहे हो, आप प्रैक्टिकली आपने टेबल में एलिमेंट को रखा कुछ और। तो यहाँ बाकी साइंटिस्ट ने क्वेश्चन उठाया है, ये उनका डीमेरिट पॉइंट हो गया। समझ में है आपको? तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि दोनों भी एलिमेंट का जो होल नंबर एटॉमिक मास है वो सेम है। होल नंबर एटॉमिक मास सेम होने की वजह से मेंडलिस के मन में एक दुविधा आ गई, एक कंफ्यूजन आ गया रिगार्डिंग देयर पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल कि मैं इनको कहां रखूं। एंड उसने कुछ और भी कोई प्रॉपर्टी गो थ्रू किया रहेगा, बट उसने कोबाल्ट को पहले रख दिया और निकल को बाद में रख दिया। और उसका एक्सप्लेनेशन गलत है या नहीं? उसका एक्सप्लेनेशन दिया है नहीं कि कोबाल्ट क्यों पहले आ रहा है, निकल क्यों बाद में आ रहा है कि नहीं? उसके थियरी के अकॉर्डिंगली पहले क्या आना चाहिए था, फिर क्या आना चाहिए था? उसने पहले क्या रखा, फिर क्या रखा है? समझ में आ रही बात या नहीं समझ में आ रहा? The whole number atomic mass of cobalt and nickel is same. Therefore, there was a confusion. There was a ambiguity. एक वर्ड लिखा हुआ है ambiguity. वो ambiguity का मतलब होता है confusion.
regarding their position, regarding their sequence in the periodic table. क्लियर है? पढ़ो, पहला पॉइंट पढ़ो डीमेरिट्स का। आप यहाँ पर कोबाल्ट का एटॉमिक मास भी लिख दो। कोबाल्ट का कितना है 58.93 और निकल कितना है 58.69। मैं लिख दो, जब आप पॉइंट पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। पेंसिल भी नहीं है क्या आपके पास? हाँ, पेंसिल भी नहीं है तो लो ना। पढ़ के नहीं आया अभी? क्या पढ़ा? आधे घंटे से पढ़ के रहे आप। हाँ, क्या है पॉइंट? समझा? एनी डाउट? पक्का समझा ये पॉइंट? बताओ मुझे क्या समझा आपको इस पॉइंट से। यश क्या समझा बेटा? बोल तो जरा। अरे वो नहीं पढ़ के बता मुझे, मैंने जो एक्सप्लेनेशन किया उसमें वो तो घर पे याद करके मुझे बोल देना कल, लेकिन आज जो एक्सप्लेनेशन मैंने बोला है वो आपको समझा कि नहीं वो मुझे देखना है। हाँ हाँ हाँ, मैंने इतने कोबाल्ट को पहले रखा, निकल को तो वो कंफ्यूजन ही था, है क्या नहीं? बाकी साइंटिस्टों ने वहां पर क्वेश्चन उठाया कि आपने ऐसा क्यों किया हो। आप जो बोल रहे हो आप उसी को फॉलो करो, आप उसको फॉलो नहीं कर रहे, है क्या नहीं? ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा जो डीमेरिट पॉइंट है वो आइसोटोप्स को लेके है। किसको लेके है? अब मेंडलिस ने अपना पीरियोडिक टेबल दे दिया, आइसोटोप्स जो है उसका पीरियोडिक टेबल देने के बाद डिस्कवर्ड हुए। अब जब डिस्कवरी हुई बाद में तो उसका कुछ तो सॉल्यूशन होना चाहिए पीरियोडिक टेबल के अंदर। जब आपने 3 एलिमेंट की जगह छोड़ी थी कि बोले थे कि बाद में ये डिस्कवर हो गए और वो हुआ भी, वी अप्रिशिएट दैट, तो आपको ये भी पता होना चाहिए था कि भाई आइसोटोप्स भी डिस्कवर हो गए। तो आइसोटोप्स के बारे में आपने कुछ बताया ही नहीं, है ना? अब आइसोटोप्स होते क्या है मैं आपको बताता हूं, उसके बारे में बताता क्या है एक्चुअली में। आइसोटोप्स जो है ना, एक ही एलिमेंट के डिफरेंट डिफरेंट एटम्स है। एलिमेंट एक ही है और उसके अलग अलग एटम्स है जिनके एटॉमिक मासेस डिफरेंट है। एटॉमिक मासेस क्या है? बट दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी क्या है? सेम, लेकिन एटॉमिक मास क्या है? डिफरेंट है। जैसे आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड के अंदर कार्बन के बारे में पढ़ा, याद है? कार्बन के 3 अलग अलग फॉर्म कौन कौन से थे? डायमंड, ग्रेफाइट, फ्यूलेरिन, है ना, क्रिस्टलाइन फॉर्म में। एंड नॉन क्रिस्टलाइन में आपने पढ़ा था कोल, चारकोल, कोक, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? कार्बन ही है मेन एलिमेंट बट फॉर्म अलग अलग है। तो वैसे ही आइसोटोप्स भी है, मेन एलिमेंट सेम है लेकिन इनके एटम अलग अलग है, जिनके एटॉमिक मास क्या है? डिफरेंट, बट केमिकल प्रॉपर्टी क्या है? क्योंकि वो सेम एलिमेंट के अलग अलग एटम है ना, तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है? ऑलमोस्ट सेम है। एग्जांपल, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है। हाइड्रोजन के, इसको हाइड्रोजन बोलते, इसको ड्यूटेरियम बोलते और इसको ट्रीटियम बोलते। हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम। बोलो, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम। बोलो, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम। समझ में आ रहा है? हाइड्रोजन का एटॉमिक मास यहां पर है 1, यहां है 2 और यहां क्या है? 3। तो तीनों का एटॉमिक मास क्या है? डिफरेंट है। तीनों का एटॉमिक मास क्या है? लेकिन क्योंकि ये तीनों भी हाइड्रोजन ही है तो इनका केमिकल प्रॉपर्टी क्या है? सेम है। केमिकल प्रॉपर्टी क्या है? सेम। केमिकल प्रॉपर्टी सेम, लेकिन एटॉमिक मास क्या है? डिफरेंट है। एटॉमिक मास क्या है? केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। तो आप मुझे बताओ मेंडलिस ने क्या चेक करके एलिमेंट अरेंज किया हुआ है? एटॉमिक, और वो भी कैसे रखा है? तो क्योंकि तीनों के एटॉमिक मास क्या है यहाँ पर? डिफरेंट है, तो बाकी साइंटिस्ट लोगों ने ये सोचा कि भाई मेंडलिस ने तो एटॉमिक मास चेक करके रखा हुआ है ना, और तीनों भी एटम के एटॉमिक मास क्या है? डिफरेंट है, तो उनको कौन सी पोजीशन मिलेगी? सेम पोजीशन मिलेगी या डिफरेंट पोजीशन मिलेगी? डिफरेंट पोजीशन मिलेगी। क्यों? क्योंकि तीनों का एटॉमिक मास क्या है? डिफरेंट है।
लेकिन दूसरी तरफ उनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है? जब केमिकल प्रॉपर्टी सेम है और वो सेम एलिमेंट के ही एटम है, तो उनको पोजीशन क्या मिलना चाहिए? सेम मिलना चाहिए। तो बाकी साइंटिस्ट कंफ्यूजन में आ गए कि भाई इनको डिफरेंट पोजीशन देवे क्योंकि उनका एटॉमिक मास डिफरेंट है, क्या उनको सेम पोजीशन देवे क्योंकि उनका केमिकल प्रॉपर्टी क्या है? सेम है। तो क्या करे? दुविधा में पड़ गया। मैंने इसमें कहा है कि भाई एटॉमिक मास चेक करके एलिमेंट रखा हुआ है, तीनों का एटॉमिक मास क्या है? तीनों का एटॉमिक मास क्या है? तो तीनों का एटॉमिक मास डिफरेंट है, इसलिए इनको क्या पोजीशन देना पड़ेगा? लेकिन तीनों का केमिकल प्रॉपर्टी क्या है? वो लोग सेम एटम के, सेम एलिमेंट के ही एटम है, तो उनको पोजीशन क्या मिलना चाहिए? तो अब डिफरेंट पोजीशन देवे या सेम पोजीशन देवे, ये कंफ्यूजन है ना, माइंड में दोनों चीज चल रही है। एटॉमिक मास डिफरेंट तो डिफरेंट पोजीशन देना पड़ेगा, केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, सेम एलिमेंट के डिफरेंट डिफरेंट एटम है, तो सेम पोजीशन मिलना चाहिए। तो यहां आइसोटोप्स को लेकर के क्वेश्चन मार्क करेगा, क्या किया जाए, कुछ नहीं मालूम। क्लियर है? दूसरा एक आइसोटोप्स का दूसरा एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो क्लोरीन का एटॉमिक मास 35 एंड 37, दोनों भी क्लोरीन ही है, दोनों भी क्या है? लेकिन दो अलग अलग आइसोटोप है, दो अलग अलग एटम। इसका एटॉमिक मास क्या है? 35, इसका एटॉमिक मास क्या है? 37। समझा या नहीं समझा? क्या बोलने की कोशिश करो आइसोटोप्स को लेकर के? आइसोटोप्स को पोजीशन नहीं दे पा रहे थे, आइसोटोप्स की पोजीशन को लेकर के बाकी साइंटिस्ट कंफ्यूजन में थे, क्योंकि आइसोटोप्स कब डिस्कवर्ड हुए? मेंडेलिस के पीरियोडिक टेबल देने के कई सालों बाद डिस्कवर्ड हुए। तो जब डिस्कवर्ड हुए हैं तो उनको पोजीशन कुछ तो होनी चाहिए, उसके बारे में कुछ तो होना चाहिए वहां पर पीरियड टेबल के अंदर, उसके बारे में नहीं बताया गया। सेम पोजीशन मिले या डिफरेंट? सेम क्यों मिलना चाहिए? डिफरेंट पोजीशन के बारे में क्यों सोचा जा रहा था? क्लियर है? पढ़ते सेकंड पॉइंट। Isotopes were discovered long time after Mendeleev put forth the periodic table. As isotopes have same chemical property but different atomic, a challenge was posed in placing them in the Mendeleev periodic. एक चैलेंज आ गया बाकी साइंटिस्टों के उसमें कि भाई हम मेंडेलिस के टेबल के अंदर हम कहां रखे, कहां जगह देवे इनको, है कि नहीं? क्लियर है? समझा? पहला पॉइंट किसको लेके? कोबाल्ट एंड निकल को लेके। मोहम्मद, कोबाल्ट एंड निकल को लेके, कोबाल्ट का एटॉमिक मास क्या है? 58.93, निकल का? तो अकॉर्डिंग टू मेंडेलिस लॉ पहले क्या आना चाहिए? फिर इसने किया क्या? बराबर? क्वेश्चन मार्क आएगा ना? आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स एटॉमिक मास इज डिफरेंट बट प्रॉपर्टी इज सेम, तो डिफरेंट पोजीशन देवे या सेम पोजीशन। चैलेंज हो गया बाकी साइंटिस्ट के नाम। क्लियर? थर्ड पॉइंट, थर्ड डिमेरिट, मेंडेलिस एटॉमिक मास चेक करके एलिमेंट को अरेंज कर रहा है और वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख रहा है ना प्रॉपरली। 1 2 3 एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मास 1 है तो पहले आना चाहिए, इसका एटॉमिक मास 2 है वो, फिर मान लो ऐसा हो गया, अब आप 5 बोले, मैं 8 लिख दिया, फिर 9, फिर आ रहा है 5 6, फिर आएगा 11 12 13, फिर कहीं तो आ गया 7, फिर 15 18 19 20 21, फिर कहीं तो आ गया 14। आप समझ रहे हो? इस तरीके से अगर मैं आपको नंबर लिख के दे दूं और मैं बोलूं कि मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हो, तो क्या मैंने सही लिखा हो? नहीं ना, सही नहीं लिखा हो ना। तो मेंडेलिस भी कुछ यही कर रहा था कि पहले 4 एलिमेंट, इसका एटॉमिक मास 1 है 2 है 3 है 4 है, आपने उसको लाइन से लिख दिया, ठीक है, अंडरस्टूड, वेरी गुड, समझ में आ रहा है। लेकिन बाद में आपने उस एलिमेंट को रखा जिसका एटॉमिक मास क्या है? 8 है,
तो बाकी के जो बीच के जो एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मास 5 है, 6 है, 7 है, वो कहाँ है? अगर वो नहीं है तो वो एलिमेंट कब डिस्कवर होंगे? कैसे मालूम हमारे को कब होगा, क्या होगा, क्या नहीं? समझ में आ रही बात? तो यहां ये डीमेरिट पॉइंट आ गया कि जब एलिमेंट को अरेंज किया गया है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मासेस, दैट राइज इन एटॉमिक मास इज नॉट अपीयर टू बी यूनिफॉर्म। जो एटॉमिक मास जो राइज हुआ है ना, वो यूनिफॉर्मिटी नहीं गई है, कहीं पर भी किस तरह से भी चल रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये डीमेरिट पॉइंट हो गया। हाथ नीचे रखो। एलिमेंट्स आर अरेंज इन दी increasing order of the atomic masses, the rise in atomic mass is not appear to be uniform। जब एटॉमिक मास का जो राइज हो रहा है, जो इंक्रीजिंग हो रहा है, वो यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए ना, है क्या नहीं? जब मैं आपको बिठाऊंगा तो वो हाइट प्रॉपर्ली होनी चाहिए ताकि लास्ट बेंच वाले को प्रॉपर्ली बोर्ड दिखाई दे, वरना लास्ट बेंच वाले को प्रॉपर्ली बोर्ड दिखाई देगा अगर मैं बीच में कोई बड़ी हाइट वाले बच्चे को बिठा दूंगा तो, है कि नहीं? क्रिएट है ना, प्रॉब्लम क्रिएट होगा लास्ट बेंच वालों को। उसी तरीके से यहां पर भी हो रहा है। तो बाकी साइंटिस्ट के मन में दुविधा हो गई कि आपने 4 एलिमेंट जिसका एटॉमिक मास 4 है, उसके बाद में आपने 8वें वाले एलिमेंट को रखा हुआ है, तो बीच के 3 एलिमेंट कहां गए? आपने नहीं रखा हुआ है तो वो क्या डिस्कवर नहीं हुए? अगर नहीं हुए तो कब डिस्कवर हो गए? तो सब प्रेडिक्शन करना पॉसिबल नहीं था फिर। समझ में आ रहा है? तो ये थर्ड डीमेरिट। तो क्या बोल रहे हैं वो? Elements are arranged in the increasing order of the atomic masses. The rise in atomic mass is not appear to be uniform. समझ में आ रहा है? And hence, आगे क्या बोला हुआ है? It was not possible, therefore, to predict how many elements could be discovered between the two heavy elements. कि ये 2 heavy element के बीच में और कितने element discover होने के बाकी है, ये predict करना possible नहीं था। समझ में आ रहा है कि ये डिस्कवर्ड कब हो गया? क्योंकि आपने बीच में गैप छोड़ दिया हुआ है, आपने 4 के बाद में 8 वाले एलिमेंट को रख दिया। मैंने जस्ट सर एग्जांपल आई एम जस्ट कि वो किस तरह से एलिमेंट को अरेंज कर रहा है। क्लियर है? समझा डीमेरिट पॉइंट? तीसरा डीमेरिट पॉइंट, राइज इन एटॉमिक मास इज नॉट यूनिफॉर्म। क्लियर है? चौथा तो जो डीमेरिट पॉइंट है वो हाइड्रोजन की पोजीशन को लेके है। किसकी पोजीशन को लेके? हाइड्रोजन की पोजीशन को लेके, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। मेंडलीव हाइड्रोजन की पोजीशन दे ही नहीं पाया, बता ही नहीं पाया कि यह हाइड्रोजन को किसके साथ में प्लेस करूं। परफेक्ट पोजीशन ही नहीं दे पाया हाइड्रोजन को। क्यों? उसके मन में क्या ऐसा कंफ्यूजन हो गया, बराबर समझना। हम लोगों ने कुछ पॉइंट रीड करते वक्त कभी हेलोजन पढ़ा है? हेलोजन पढ़ाया रहेगा। व्हाट आर हेलोजन? Halogens are nothing but they were the salt making element. कौन से एलिमेंट है ये? सॉल्ट मेकिंग एलिमेंट। मतलब अगर वो दूसरे एलिमेंट के साथ में कंबाइन होंगे ना तो वो हमेशा सॉल्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? अब आप बोलोगे सर हेलोजन के एग्जांपल तो दो। एग्जांपल कौन कौन से है मैं आपको बताता हूं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। बोलो एग्जांपल बोलो। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। बोलो बोलो एग्जांपल बोलो, मुंह से बोलो। बोलो। क्या है ये? हेलोजन। क्या है ये? और आपको किसने बोल दिया कि हेलोजन क्या होता है? जरा बताओ। सॉल्ट मेकिंग एलिमेंट। ऐसे एलिमेंट जो सॉल्ट प्रोड्यूस करता है। समझ में आ रहा है? अच्छा, अभी ये हेलोजन है ना, फ्लोरीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है F2। क्या होता है? क्लोरीन का Cl2, ब्रोमीन का Br2 और आयोडीन का I2। समझ में आ रही बात आपको? फ्लोरीन का F2, फ्लोरीन का Cl2, ब्रोमीन का Br2, आयोडीन का और हाइड्रोजन का H2। बराबर कि नहीं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है हाइड्रोजन का? तो यहां मेंडलीव बोल रहा है कि हाइड्रोजन जो है वो हेलोजन जैसा बिहेव कर रहा है। कैसा बिहेव कर रहा है? कैसे बिहेव कर रहा है? समझ में आया? हेलोजन के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के नीचे सबके में 2 लगा हुआ है, F2, Cl2, Br2, I2। हाइड्रोजन के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में भी क्या है? H2 है ना। तो वो कैसा बिहेव कर रहा है? हेलोजन जैसा बिहेव कर रहा है।
समझ में आ रहा है? फिर वो बोल रहा है अल्कली मेटल, कौन से मेटल? अब आप बोलोगे अल्कली मेटल क्या है? अल्कली मेटल का एग्जांपल है सोडियम, पोटाशियम। कौन है अल्कली मेटल? सोडियम Na, पोटाशियम के, है ना, सोडियम पोटाशियम। अब सोडियम को अगर मैं क्लोरीन के साथ में रिएक्ट करवाऊं तो आप मुझे बताओ क्या बनाएगा? NaCl बनाएगा, याद है ना। पोटेशियम को अगर मैंने रिएक्ट करवाया क्लोरीन के साथ में तो क्या बनाएगा? KCl, क्या बनाएगा? और अगर हाइड्रोजन को रिएक्ट करवाओ क्लोरीन के साथ में तो क्या बनाएगा? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है या नहीं? तो हाइड्रोजन अल्कली मेटल के साथ भी बिहेव कर रहा है, बिहेव कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो यहां कंफ्यूजन क्रिएट हो गया कि यार हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन जैसा भी बिहेव कर रहा है और अल्कली मेटल जैसा भी बिहेव कर रहा है, तो मैं इनको कौन से ग्रुप के साथ में रखूं? हाइड्रोजन ग्रुप में रखूं या अल्कली मेटल के ग्रुप में रखूं? देयर वाज नो फिक्स पोजीशन वाज गिवन टू हाइड्रोजन बिकॉज ही वाज इन अ डायलेमा, ही वाज इन अ कंफ्यूजन कि करूं तो क्या करूं? हाइड्रोजन जैसा ही बिहेव कर रहा है और अल्कली मेटल जैसा भी बिहेव कर रहा है। हाइड्रोजन जैसा कैसा बिहेव कर रहा है? क्योंकि उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, Cl2F2 Br2 I2 H2। अल्कली मेटल जैसा कैसा बिहेव कर रहा है? Na फॉर्म कर रहा है इसके साथ में NaCl, के रिएक्ट कर रहा है इसके साथ में KCl। वैसे हाइड्रोजन जब रिएक्ट करता है इसके साथ में कैसा बना रहा है? HCl। तो वो अल्कली मेटल जैसा ही बिहेव कर रहा है। तो उनकी पोजीशन को लेकर के, हाइड्रोजन की पोजीशन को लेकर के वो फिक्स पोजीशन नहीं दे पाया था, एंड हेंस बिकॉज ऑफ ऑल दिस 4 डिमेरिट्स दिस थियरी वाज डिस्कार्डेड। क्लियर है? समझा? तो फोर्थ वाला पॉइंट पढ़ना जरा, पढ़ो। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, हाँ, हैलोजन जो है वो ग्रुप 7 से बिलोंग करता है। कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? और अल्कली मेटल जो है वो ग्रुप 1 से बिलोंग करते हैं। तो इसलिए हाइड्रोजन की पोजीशन को लेकर के वो कंफ्यूजन में था कि मैं ग्रुप 7 में रखूं या ग्रुप 1 में रखूं, ग्रुप 7 में या फिर ग्रुप 1 में। पर फॉर एग्जांपल द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन इज H2 while the molecular formula of fluorine and chlorine are F2 and Cl2 respectively। समझा किस तरह से हाइड्रोजन जैसा बिहेव कर रहा है वो? आगे In the same way, there is a similarity in the chemical properties of hydrogen and alkali metals group 1. There is a similarity in the molecular formula of the compounds of hydrogen, alkali metals, sodium and potassium, etc., formed with chlorine and oxygen. On considering the above properties, it cannot be decided whether the correct position of hydrogen is in the group of alkali metals group 1 or in the group of hydrogen group 7. Clear है? Any doubt? चारों डिमेरिट्स क्लियर है? सर बहुत बड़ा पॉइंट है, चार। तो अभी कुछ ही टाइम पहले बताया कि अगर आप परफेक्टली समझ रहे हो तो ये पॉइंट याद करना आपके लिए डिफिकल्ट काम नहीं है, आपको परफेक्टली एक्सप्लेन किया हुआ है। कोई भी पॉइंट आपको ऐसा है कि सर नहीं समझ में आया तो मैं एक और बार एक्सप्लेन कर सकता हूँ। कोई सा पॉइंट अगर नहीं समझ में आया चारों में से, एवरीथिंग इज क्लियर? समझा? पक्का समझा? तो काम क्या करना है, अपने नोटबुक निकालना है और क्वेश्चन लिखना है। राइट द डिमेरिट्स ऑफ मेंडलीज पीरियोडिक टेबल। फॉर आंसर रेफर पेज 20। स्टेट डिमेरिट्स ऑफ मेंडलीज पीरियोडिक टेबल। एग्जाम में 3 मार्क के लिए डिमेरिट्स पूछा जाता है। इट्स अ वेरी फेमस क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, डिमेरिट्स ऑफ मेंडलीज पीरियोडिक टेबल। एकदम फेमस क्वेश्चन है, फेवरेट, एग्जाम ईयर का फेवरेट है डिमेरिट्स। अंडरस्टूड? समझा? चारों भी पॉइंट पढ़ने रहेंगे आप। ओके,
तो क्योंकि तीनों भी साइंटिस्ट ने, डॉबरिनर ने, न्यूलैंड ने और मेंडेलिस ने एलिमेंट के, एटम के एटॉमिक मास को कॉन्सेंट्रेट किया, जो कि न्यूक्लियस पे कॉन्सेंट्रेट किया है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स पे से, और वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए, है कि नहीं। और डॉबे अपना मेंडेलिस के पीरियड टेबल देने के बाद एक अच्छी बात ये हुई कि न्यूक्लियस के बाहर का रीजन डिस्कवर कर लिया गया। क्या बोलते हैं उस रीजन को? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। क्या बोलते हैं इस रीजन को? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन कहते हैं। और इस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन के अंदर कौन रिवॉल्व कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग। कौन रिवॉल्व कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। बराबर है? कौन रिवॉल्व कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। दैट्स व्हाई एक डेफिनेशन निकल के आया था, तो बोलते हैं एटॉमिक नंबर। एंड व्हाट इज एटॉमिक नंबर? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग इन द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतना ही क्या है उसका एटॉमिक नंबर। एग्जांपल, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 1। दैट मीन उसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, कितने इलेक्ट्रॉन है? लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, कितने इलेक्ट्रॉन? सोडियम का 11, कितने इलेक्ट्रॉन? 11 इलेक्ट्रॉन। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है? तो हेनरी मुसले ने आया और उसने ये सोचा कि भाई बाकी 3 साइंटिस्ट लोगों ने जो गलतियां की, जो वो लोग जो रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे थे, मुझे उस डायरेक्शन में नहीं जाना है। जबकि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट जब डिस्कवर हो चुका है इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, तो क्यों ना इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या किया जाए? रिसर्च किया जाए, डेमोन्स्ट्रेशन किया जाए, एक्सपेरिमेंट किया जाए। एंड ही केम टू द कंक्लूजन कि भाई एटम का या एलिमेंट का अगर फंडामेंटल प्रॉपर्टी स्टडी करना है तो वो एटॉमिक मास नहीं है, वो क्या है? एटॉमिक नंबर है। क्या है वो? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इज द मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी, नॉट द एटॉमिक मास। समझ में आ रहा है? एंड फिर उसने एक लॉ दिया, एंड इट्स लॉ इज कॉल्ड एज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। इसके लॉ को क्या बोला गया है? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, जो कब दिया गया? ईयर 1913 के अंदर। कब दिया गया? 1913। और मेंडेलिस ने कब दिया था? 1869 में। 1869, ऑलमोस्ट 44 ईयर्स के बाद, 44 ईयर के बाद में हेनरी मुसले ने जो लॉ दिया हुआ है, उसके लॉ को क्या बोला गया है? मॉडर्न पीरियोडिक। और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ इसलिए दिया गया क्योंकि वो लॉ आज तक चल रहा है, क्योंकि उसने वो लॉ सही बताया, 100% सही बताया वो, इसलिए इसको लॉ को मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बोला हुआ है कि वो आज तक सही चल रहा है। क्लियर है? तो क्या होगा उसके लॉ में? चेंजेस क्या आएंगे जो मेंडेलिस के लॉ में जो थे, जो नहीं था? खाली कौन सा वर्ड चेंज होगा? वहां एटॉमिक मास था, यहाँ क्या रहेगा? एटॉमिक। तो क्या होगा उसका लॉ? बोलो। प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर, है कि नहीं? प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास नहीं, एटॉमिक नंबर इज द मोस्ट फंडामेंटल प्रॉपर्टी। समझ में आ रहा है? तो आप नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन, स्टेट मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। स्टेट मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। स्टेट मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। स्टेट मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। फॉर आंसर रिफर पेज 20। तो पेज नंबर 20 पे लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, ब्लैक कलर में बोल्ड करके लिखा हुआ है, प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर्स। पेज नंबर 20। क्लियर है? समझ में आया? मार्क कर लिया? आंसर मिला आपको? प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर। अब जब हेनरी मुसले ने बोल दिया है कि भाई एटॉमिक नंबर इज द मोस्ट फंडामेंटल प्रॉपर्टी, तो किस तरीके से मेंडेलिस के डीमेरिट को ओवरकम किया गया? लेट्स सी। पहला डीमेरिट क्या था मेंडेलिस का? कोबाल्ट और निकल को लेकर के, है कि नहीं? अब मैं आपको बताता हूं क्या हुआ।
कोबाल्ट का एटॉमिक मास है, सॉरी एटॉमिक नंबर है 27। अब मैं बात कर रहा हूं एटॉमिक नंबर की, किसकी बात कर रहा हूं? कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर क्या है और निकल का एटॉमिक नंबर है 20। समझ में आ रहा है? अच्छा, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 है, मतलब उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? निकल का एटॉमिक नंबर, एक सेकंड ना, मैंने गलत लिखा हूं, एक मिनट। एटॉमिक नंबर शुड बी रिटन अबाउट। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 और निकल का एटॉमिक नंबर 28। बराबर है? ओके। अभी आप बताओ, हेनरी मुस्ले ने एटॉमिक नंबर चेक करके पीरियोडिक टेबल के अंदर रखा हुआ है ना? और वो भी उसने बोला है कि मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही रखा हुआ है। कैसे रखा हुआ है? तो पहले क्या आना चाहिए? बोलो, पहले क्या आना चाहिए? कोबाल्ट आना चाहिए, और फिर क्या आना चाहिए सेकंड? निकल। मेंडली से क्या किया? पहले कोबाल्ट रखा, निकल लगा। अब आपको समझ में आया, रखा सही था लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन क्या था? गलत था। एक्सप्लेनेशन क्या गलत था? क्योंकि वो किस पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा था? एटॉमिक। वो बोल रहा था कि भाई एटॉमिक मास चेक करके मैं एलिमेंट अरेंज कर रहा हूं, तो जिसका एटॉमिक मास छोटा है वो पहले आना चाहिए, जिसका एटॉमिक मास बाद में वो बाद में आना चाहिए। तो कोबाल्ट का एटॉमिक मास तो बड़ा है ना, तो वो बाद में आना चाहिए, लेकिन उसने कोबाल्ट को पहले रखा। तो हेनरी मुस्ले आया, ने बोला मेंडली सही रखा था भाई, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन गलत था। मैं उसका एक्सप्लेनेशन करेक्ट करता हूं कि क्यों कोबाल्ट पहले आना चाहिए, क्योंकि कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर क्या है? 27 है, कम है। निकल का एटॉमिक नंबर क्या है? ज्यादा है, इसलिए कोबाल्ट पहले आएगा, क्योंकि कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर क्या है? कम है। समझ में आ रहा है क्यों कोबाल्ट पहले आना चाहिए? क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर क्या है? किससे? निकल से। अब समझा व्हाई कोबाल्ट इज प्रीफर्ड फर्स्ट देन निकल? क्लियर है? करेक्ट एक्सप्लेनेशन इज कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर क्या है? कम है। किससे? निकल से। मैंने से रखा सही ना, लेकिन वो प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाया, उसके थियरी के अकॉर्डिंगली वो गलत। हेनरी मुस्ले एक्सप्लेनेशन भी सही कर रहा है और पोजीशन भी सही है। मेंडलिस अपना थियरी कुछ और बोल रहा है, रख कुछ और रहा है। हेनरी मुस्ले थियरी भी बराबर जो बोल रहा है वही काम कर रहा है पीरियोडिक टेबल, गलत नहीं कर रहा है, कुछ अलग नहीं कर रहा। समझा कैसे ओवरकम हुआ? अच्छा, अब सेकंड बात आती है आइसोटोप्स की। यहां बताया गया है कि आइसोटोप्स का एटॉमिक मास डिफरेंट है, तो उनको डिफरेंट पोजीशन मिलना चाहिए था, लेकिन बाकी साइंटिस्ट ने बोला कि भाई केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम है ना, तो उनको क्या मिलना चाहिए? सेम पोजीशन मिलना चाहिए, है क्या नहीं? सेम पोजीशन क्यों मिलना चाहिए? अब यहां ध्यान देना, क्लोरीन 35 37 एटॉमिक मास तो डिफरेंट है, लेकिन दोनों का एटॉमिक नंबर क्या है? सेम है। इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन? 17। इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन? दोनों का एटॉमिक नंबर 17 है। तो अब बताओ कौन सा पोजीशन मिलना चाहिए? अभी कुछ भी दुविधा नहीं, सेम पोजीशन मिलेगा। दोनों एटम सेम है, दोनों एटम क्या है? सेम। क्लियर? थर्ड, जैसा मेंडलीव कर रहा था, उसका जो राइज इन एटॉमिक मास था एलिमेंट को रखने का, वो यूनिफॉर्म नहीं था। हेनरी मुस्ले ऐसा नहीं कर रहा है। हेनरी मुस्ले जो है एटॉमिक नंबर को वो एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंगली वो सही रख रहा है, मतलब जिसका एटॉमिक नंबर 1 है वो पहला, इसका एटॉमिक नंबर 2 है वो बाद में, देन 3 देन 4 देन 5, इस तरह से। मतलब जो राइज इन एटॉमिक नंबर है वो क्या है? यूनिफॉर्म है। कहीं पर भी आपको देखने को नहीं मिलेगा कि भाई 4 के बाद 8 रख दिया, 4 के बाद 5 है, 5 के बाद 6 है, 6 के बाद 7 ही है। क्लियर है? समझ में आ रही बात आपको? तो अगर आपको बताने जाओ तो मैं यहां पर आपको एक टेबल बता रहा हूं, वो टेबल के अंदर हम लोग एक बार वो पीरियोडिक टेबल देख लेते हैं, गो थ्रू कर लेते हैं पीरियोडिक टेबल कहां पर है, तो आपको मालूम पड़ेगा कि किस तरीके से उसने एलिमेंट को अरेंज किया हुआ है। आप एटॉमिक नंबर बराबर गो थ्रू करना। ये देखो, हाइड्रोजन का यहाँ एटॉमिक नंबर क्या है? उसी रो में यहाँ पर हीलियम का एटॉमिक नंबर सीक्वेंस में है, एक ही रो में 1 2, यहाँ क्या है? 3, फिर 5 6 7 8 9 10, दिख रहा है आपको? फिर
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, नहीं एक ही रो में 18 खत्म हुआ यहाँ पर 20। तो राइज इन एटॉमिक नंबर इज यूनिफॉर्म। 18 के बाद 24 नहीं है, 18 के बाद 24 नहीं है। अंडरस्टूड? समझ में आया आपको? तो तीसरा जो डीमेरिट था वो निकल गया। हाइड्रोजन की पोजीशन को लेकर के हेनरी मुस्ले ने कहा है कि सब छोड़ दो कि भाई वो हेलोजन जैसा बिहेव कर रहा है, वो अल्कली मेटल जैसा बिहेव कर रहा है, सब छोड़ दो। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? तो उसने उठाया, पहले पोजीशन पे रख दिया, दैट्स इट, खत्म। क्योंकि वो क्या चेक करके एलिमेंट अरेंज कर रहा है? और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? जाहिर सी बात है वो क्या करेगा? फर्स्ट पोजीशन ही रखेगा। जो बोल रहा है वो कर रहा है, तो साइंटिस्टों ने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है भाई आप जो बोल रहे हो वो कर रहे हो, इसलिए हम मान रहे हैं, ठीक है। बाकी उसका प्रॉपर्टी क्या, कैसे रिएक्ट कर रहा है, कैसा बिहेव कर रहा है, वो सब छोड़ दो। क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, फर्स्ट पोजीशन पर रख दिया। क्लियर है? समझा कि हेनरी मुस्ले की वो थियरी से, उस लॉ से कैसे मेंडलिस के डीमेरिट क्या हो गए, ओवरकम हो गए। एंड बाकी साइंटिस्ट लोगों ने इसको क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं आप जो बोल रहे हो वो सही बोल रहे हो, और आप जो कर रहे हो वो भी सही कर रहे हो। एंड फिर एट लास्ट फिर एक बड़ा सा टेबल बनाया गया, एंड दैट टेबल इज कॉल्ड एज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो मैंने अभी आपको बताया, और आपके टेक्स्ट बुक के अंदर है, पेज नंबर 23 पे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। कौन सा टेबल है ये? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। उसको एक लॉन्ग फॉर्म ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी बोल सकते हो, लॉन्ग फॉर्म ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आप देखो हाइड्रोजन दिख रहा है आपको टॉप पे, साइड लेफ्ट साइड पे, सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे हाइड्रोजन, उसके ऊपर 1 लिखा हुआ है। तो सबसे पहला पोजीशन पे उसने हाइड्रोजन ही रखा हुआ है या नहीं? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 1 है। क्लियर? एनी डाउट? इस टेबल के बारे में हम लोग थोड़ा सा डीप जाकर के कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। अब यहां से हम जो हेनरी मुस्ले ने जो बोला है, वो अब उसकी बातों को लेकर के जो उससे टेबल बनाया गया है, वो टेबल को हम स्टडी करेंगे। जो मॉडर्न पीरियड टेबल जो भी आप देख रहे हो, उस टेबल को हम गो थ्रू करोगे। उस टेबल में किस तरह से एलिमेंट को अरेंज किया हुआ है, उनके कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, वैलेंसी, एटॉमिक साइज, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, वो सब हम एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे उस चीज को, किस तरीके से एलिमेंट रखा हुआ है, कोई पर्टिकुलर रो के अंदर डाउन द ग्रुप में क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी जा रही है, कोई पर्टिकुलर रो में क्या जा रही है, वो सब पढ़ेंगे। ठीक है? समझा? डीमेरिट्स क्लियर है? और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, उस लॉ के थ्रू कैसे डीमेरिट्स ओवरकम हो गए वो समझ में आया आपको? ये समझा आइसोटोप्स वाला पॉइंट? आइसोटोप्स को मेंडलिस का अगर पीरियोडिक टेबल कंसीडर किया जाए तो सेम पोजीशन मिलेगा या डिफरेंट पोजीशन? मेंडलिस कैसा पोजीशन मिलेगा? और अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंसीडर किया जाए तो क्यों सेम पोजीशन? एटॉमिक नंबर क्या है? और सेम मिलना भी चाहिए, क्योंकि देयर केमिकल प्रॉपर्टी इज सेम, दे आर द एटम ऑफ एलिमेंट, एटम ऑफ सेम एलिमेंट। एक ही एलिमेंट के दो डिफरेंट एटम, तो उनको पोजीशन सेम मिलना चाहिए। समझ में आ रहा है? Why cobalt is kept first then nickel? समझ में आया? कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कम है, किससे? निकल से, बराबर है। हाइड्रोजन को क्यों फर्स्ट पोजीशन दिया गया? एटॉमिक नंबर क्या है? यहाँ पर वो हेलोजन जैसा बिहेव कर रहा है, अल्कली मेटल जैसा बिहेव कर रहा है, उससे कोई देखा नहीं है। एटॉमिक नंबर चेक करके वो एलिमेंट अरेंज कर रहा है, एटॉमिक नंबर उसका 1 है तो उसके ऊपर रखिए। क्लियर? राइज इन एटॉमिक नंबर इज यूनिफॉर्म। कहीं पर भी आपको ऐसा 4 के बाद 8 आ गया, 9 आ गया, ऐसा नहीं। बीच के एलिमेंट गायब है, ऐसे नहीं है, सेम ही है। क्लियर? ठीक।
पीरियोडिक टेबल क्रिएट किया है हेनरी मुसले ने बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर, एंड एटॉमिक नंबर इज नथिंग बट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम, है ना। तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन के अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं, है या नहीं। तो जब ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन में रिवॉल्व कर रहे हैं तो वो कहां रिवॉल्व कर रहे हैं, पर्टिकुलर शेल या ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, पर्टिकुलर शेल या फिर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं। तो हम लोगों ने नाइट स्टैंडर्ड में पढ़ा था देयर आर बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ शेल, 4 शेल, के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, के एल एम एन, है ना। देयर आर 4 शेल, के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल। तो व्हाट इज द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ के शेल, कि हम कितने इलेक्ट्रॉन्स को रख सकते हैं वहां पर, फिल कर सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। We can fill maximum 2 electrons in the K shell. L shell में 8 इलेक्ट्रॉन, M shell में 18 इलेक्ट्रॉन और N shell में 32 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है, समझ में आया? ओके, तो टुडे वी हैव टू सी फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के हमको एटॉमिक नंबर याद करने हैं और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मींस कि इलेक्ट्रॉन किस तरीके से शेल में क्या हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। कितने एलिमेंट्स के याद करने हैं हम लोग को, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के याद करने। अगर हम लोगों ने फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में याद कर लिए, दैट मींस आवर एंटायर चैप्टर विल गोइंग टू गेट ओवर। यहां से आपको वो चैप्टर सिंपल लगेगा, क्योंकि पूरा का पूरा जो आएगा जो टॉपिक है ना वो उस 20 एलिमेंट्स के बेसिस पर ही है, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे ही है। तो जो भी टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो भी हम लोग पढ़ेंगे, वो आपको उसको याद करना है अच्छी तरीके से, ठीक है। और ये हम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड के अंदर भी लिख चुके थे, अगर आपको याद है। फर्स्ट कॉलम इज एलिमेंट, देन एटॉमिक नंबर, एंड उसके बाद उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपको याद है हम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड के अंदर 15 एलिमेंट्स का लिखे थे, राइट ना। या हम लोग 20 एलिमेंट्स का लिखेंगे। कितने? 20 एलिमेंट्स। पहला एलिमेंट कौन सा रहेगा बोलो? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर, मतलब उसके पास में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में जाएगा? के शेल में जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हमेशा ब्रैकेट के अंदर लिखना होता है, सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। हाइड्रोजन के बाद में दूसरा हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर कौन से शेल में जाएगा? ये के शेल में, क्योंकि के शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है उसके पास, तो वो फर्स्ट के शेल फिल कर देगा। हीलियम के बाद में क्या आएगा फिर? लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर इज, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा बताओ? फर्स्ट शेल में 2 ही आएगा ना, एंड फिर जो एक इलेक्ट्रॉन जो बच गया है वो कहां जाएगा? एल शेल में जाएगा। क्लियर? लिथियम के बाद बेरिलियम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर डिस्ट्रीब्यूट करो, 2, बेरिलियम के बाद बोरॉन। बोरॉन का एटॉमिक नंबर, अभी आपको समझ में आया बेरिलियम क्यों पहले आ रहा है बोरॉन के? मैंने से भी किया था ना इस तरह से, एटॉमिक मास चेंज किया था 14.09 टू 9.4, इट वाज प्लेस्ड बिफोर, तो उसका मेरिट पॉइंट था ना। हेनरी मुसले ने उसके मेरिट पॉइंट को कुछ किया नहीं, हाथ नहीं लगाया। बेरिलियम क्यों पहले आ रहा है? क्योंकि बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या है? बोरॉन का क्या है? पहले क्या आएगा? बेरिलियम। समझ में क्यों बेरिलियम पहले आ रहा है? चलो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलो, 2,3। बोरॉन के बाद कार्बन, क्या रहेगा बोलो? 6। बोलो 2, कार्बन के बाद नाइट्रोजन 7, 2,5। नाइट्रोजन के बाद 8, बोलो 2,6। ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन 9, बोलो 2, फ्लोरीन के बाद आएगा बोलो 10, 2, इज इट स्टेबल? कौन से रूल से स्टेबल है ये? ऑक्टेट स्टेट से स्टेबल है। व्हाई ऑक्टेट स्टेट? बिकॉज इट कंटेन्स 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल। अच्छा, नियॉन का छोटा भाई हीलियम, वो भी स्टेबल है,
वाई स्टेबल, डुप्लेट स्टेट से स्टेबल है। क्यों डुप्लेट स्टेट? क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और के शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की है और वो 2 इलेक्ट्रॉन के शेल में है। क्लियर है? चलो नियॉन के बाद फिर क्या आएगा? सोडियम। कितना इलेक्ट्रॉन बोलो? एटॉमिक नंबर इज 11। बोलो अभी फिल करो 2, सेकेंड शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन की है। 2 + 8 कितना हो गया? टोटल 11 इलेक्ट्रॉन है। एक बच गया तो वो कहां जाएगा? एम शेल में जाएगा। बराबर। सोडियम के बाद मैग्नीशियम 12। बोलो 2, 8, 2। मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम 13। बोलो 3। एल्यूमिनियम के बाद सिलिकॉन 14। 2, 8, 4। सिलिकॉन के बाद फॉस्फोरस 15। बोलो 2, 8, 5। फॉस्फोरस के बाद फिर सल्फर। नेक्स्ट इज सल्फर 16। क्या आएगा? बोलो सल्फर के बाद क्लोरीन 17। बोलो 2, 8, 7। क्लोरीन के बाद आर्गन 18। 2, 8, 8। इज इट स्टेबल? कौन से स्टेट से? वाई ऑक्टेट स्टेट। इट कंसिस्ट ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल। बराबर। नेक्स्ट पोटाशियम। नेक्स्ट क्या है? पोटाशियम पे ध्यान देना। क्या रहेगा एटॉमिक नंबर? बोलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 9। पक्का? थर्ड शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी 18 इलेक्ट्रॉन की है ना, तो 9 जा सकता है ना, है कि नहीं? बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कंफ्यूज कि थर्ड शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी 18 इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी थर्ड शेल को इनकम्प्लीट रखते हुए हम जंप करेंगे फोर्थ शेल में, मतलब 2, 8, 8, 1 फोर्थ शेल में जंप करेंगे। अभी आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? यहां तक तो ठीक था, यहां तक भी ठीक था, इसके बाद अभी भी थर्ड शेल में हम इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं ना, तो थर्ड शेल में क्यों नहीं फिल किए, फोर्थ शेल में जंप क्यों किए? उसका रीजन कल बताऊंगा, उसका रीजन कल, ठीक है? तो तब तक के हम लोग आगे पढ़ते हैं। पोटेशियम के बाद में क्या आएगा फिर? कैल्शियम। कितना है? 20। क्या रहेगा इसका? बोलो 2, 8, 8, 2। अगेन कैल्शियम के थर्ड शेल की कैपेसिटी अगेन अभी भी है, इलेक्ट्रॉन फिल करने की जगह खाली है, बट उसको इनकम्प्लीट रखते हुए हम कहा जंप कर रहे हैं? फोर्थ शेल में। क्यों इस तरह से कर रहे हैं, इसका खुलासा हम कल करेंगे, ठीक है? तो कल आपको पूरे 20 एलिमेंट के एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ याद चाहिए, क्योंकि मैं बीच में से कोई भी एलिमेंट पूछूंगा। मैं पूछूंगा फॉस्फोरस 15, 2, 8, 5। पोटेशियम 19, पहले आप एटॉमिक नंबर बोलोगे 19, 2, 8, 8, 1। नियॉन 10, 2, 8, 2, 8 ना, है कि नहीं? इस तरह से मैं बीच में से किसी को भी पूछूंगा तो आपको याद रहना चाहिए, और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से हम ये इसके ऊपर ही आगे पढ़ने वाले। जब भी आऊंगा तो सबसे पहले यही लिखूंगा, उसके आगे ही करना है अपने को, तो इसलिए कल याद चाहिए। और कल मेरा 1.5 आवर का लेक्चर है, तो बहुत सारी चीजें पढ़नी है बेस्ड ऑन दिस 20 एलिमेंट्स के ऊपर ही, ठीक है? तो आज हम लोगों ने 2 ही टॉपिक पढ़े, स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़े और ये एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर? कॉपी कर लो।